नमस्कार, मैं हूं नम्रता पाराशर। आप देख रहे हैं खबर 24। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। हरियाणा रोडवेज द्वारा प्रदेश में ई टिकटिंग को लेकर काम शुरू हो चुका है, जिसको लेकर हायर की गई एजेंसी के ट्रेनरों द्वारा कंडक्टरों को बकायदा ट्रेनिंग देने का काम भी शुरू हो चुका है। उम्मीद की जा रही है कि इसी महीने में ही पूरे प्रदेश में ई टिकटिंग की व्यवस्था लागू हो जाएगी, जिससे यात्रियों को लाभ होगा और साथ ही रोडवेज को भी फायदा होगा। फरीदाबाद के रोडवेज जनरल मैनेजर के अनुसार उनके पास लगभग 126 मशीन आ चुकी है और ट्रेनर द्वारा कंडक्टरों को ट्रेनिंग देने का काम भी चालू है। हायर की गई एजेंसी के ट्रेनरों द्वारा कंडक्टरों को ई टिकटिंग की ट्रेनिंग दी जा रही है कि किस प्रकार यात्रियों को मशीन के माध्यम से टिकट देनी है। फरीदाबाद रोडवेज जनरल मैनेजर के अनुसार उनके पास लगभग 126 मशीन आ चुकी है और ट्रेनर द्वारा कंडक्टरों को ट्रेनिंग देने का काम भी चालू है। उन्होंने बताया कि जल्द ही प्रदेश में रोडवेज की बसों में ई टिकटिंग शुरू होने जा रही है और जैसे ही ये ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी और मुख्यालय से आदेश आएंगे तो उसी समय प्रदेश में ई टिकटिंग शुरू हो जाएगी। ट्रेनिंग लेने वाले कंडक्टर इमामुद्दीन ने बताया कि ट्रेनिंग के दौरान उन्हें अच्छी तरह से समझ आ रहा है कि ये प्रक्रिया ज्यादा कठिन नहीं है। उसने कहा कि इससे यात्रियों को फायदा होगा और अधिकारियों के अनुसार इसी महीने में उन्हें मशीनें मिल जाएंगी। गौरतलब है कि रोडवेज में ई टिकटिंग की व्यवस्था लागू होने से हेराफेरी पर विराम लगेगा। हमारे पूरे हरियाणा रोडवेज के अंदर ई टिकटिंग शुरू होने जा रही है, जिसके लिए एजेंसी को जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है उनके रिप्रेजेंटेटिव जो हैं और मुख्यालय की तरफ से भेजे हुए हैं, वो यहाँ पे हमें सभी स्टाफ को हमारे ट्रेनिंग दे रहे हैं आज की डेट में, बुकिंग ब्रांच को भी, और बीच में हम कंडक्टरों को भी दिलवा देंगे। कितनी मशीनें फरीदाबाद डिपो के लिए आई हैं? अभी फ़िलहाल मेरी जानकारी के अनुसार लगभग 136 मशीनें आई हुई हैं। तो कब से शुरू हो जाएगी बसों में? ये जैसे ही हमारा ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और जैसे ही मुख्यालय से आदेश होगा उसी समय सभी की इकट्ठी शुरू होगी। टोटल कितनी बसें हैं जिन मशीन टोटल हरियाणा रोडवेज के फरीदाबाद डिपो में कितनी बसें हैं और कितनी बसों के लिए वो काम करेगी? हमारे पास 101 बसें हैं और 136 मशीनें आई हाँ जी। हैं। आने वाले दिनों में भी वो मशीनें काम करेगी? हाँ जी बिल्कुल। तो इससे कोई नुकसान या फ़ायदा रोडवेज को? नहीं, आजकल जैसे ऑनलाइन का ज़माना चल रहा है, इसी तरह ये भी एक कैश ना वो मैनुअल ना काट के टिकटें, और इसी तरह लगभग ये ऑनलाइन की तरह ही हो जाएगा। अब ये लाल बस है रोडवेज की, तो उसमें ई टिकटिंग ही मिलती है यात्रियों को, तो उसी हिसाब से इनको इसको हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है आपका? अमन शर्मा। अमन जी, हाँ जी। ट्रेनिंग दे रहे हैं आप ई टिकटिंग मशीन की, कितने लोगों को ट्रेनिंग दे चुके हैं और कितने और बाकी हैं? अभी मैंने सुबह से मैं 11 बंदों को दे चुका हूँ। ये 11 को तो दे चुका हूँ मैं सुबह से अब तक, और अभी जैसे जैसे कंडक्टर आ रहे हैं वैसे वैसे देता जा रहा हूँ। आज से पहले भी कोई ट्रेनिंग दी है आपने? हाँ, मैं दे रहा हूँ पहले से। एक चीज़ बताइए ई टिकटिंग मशीन के बारे में कि कंडक्टर यात्री से नगद पैसे लेगा और उनको टिकट दे देगा या फिर उनके खाते से निकालने का कोई प्रावधान है? अभी इसमें जो है ना कैश का सिस्टम ही है, इसमें कार्ड का ऑप्शन है लेकिन वो भी स्टार्ट किया गया नहीं है अभी, तो कैश से ही अब पैसे देंगे जब यात्री कैश देगा, कैश उनको देगा, टिकट दे देगा, बिल्कुल जितने की भी टिकट बनती है। बिल्कुल जी। कब तक पूरा हो जाएगा ये काम? ये बहुत ही जल्दी कर देंगे इसको, क्योंकि जो हमारे यहाँ पर कंडक्टर ज़्यादा कब है। तक चल जाएंगी बसों में? बहुत जल्दी इसको स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि कंडक्टर की मात्रा ज़्यादा है यहाँ पे, तो समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा। जब तक समझ जाएंगे सब तो उसको स्टार्ट कर दिया जाएगा। कितने लोगों को ट्रेनिंग देनी है आपको? टोटल तो मेरे को इसमें लिखा हुआ है कितने, मैं डेली कम से कम 20-25 को ले रहा हूँ डेली। बढ़ता की खबर की और फरीदाबाद बल्लभगढ़ के सुभाष कॉलोनी में एक ऐसा भी अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर है जो पिछले 12 सालों से किराए की जगह में चलाया जा रहा है। इस हेल्थ सेंटर में न तो स्टाफ के बैठने की व्यवस्था है और न ही मरीजों के लिए उचित व्यवस्था, जिसके चलते स्टाफ नर्स के साथ साथ इलाज कराने आए लोग भी काफी परेशान हैं। अब उन्होंने उचित व्यवस्था और सरकारी जगह के लिए मीडिया के द्वारा सरकार से गुहार लगाई है। बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का दावा करने वाली हरियाणा सरकार और स्वास्थ्य विभाग एक बार सुभाष कॉलोनी स्थित अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जाकर देखे कि आखिर किस तरीके से यहां पर स्टाफ सुविधाओं के अभाव में लोगों को सहूलियत दे रहा है। वहीं इलाज कराने आए लोग भी जगह कम होने की वजह से परेशान हैं। दरअसल आपको बता दें कि ये अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर पिछले 12 सालों से किराए पर चलाया जा रहा है।
तो वहीं जगह में ना तो उचित व्यवस्था है और ना ही बैठने की जगह। ऐसे में स्टाफ के साथ मरीज भी परेशान है। कई बार उच्च अधिकारियों को इस बारे में अवगत भी कराया जा चुका है, बावजूद इसके अभी तक इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। हालांकि अब अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर के स्टाफ ने मीडिया का दरवाजा खटखटाया है ताकि सरकार तक उनकी आवाज पहुंच सके और उन्हें यहां व्यवस्था और उचित जगह मिल सके। तो क्या देखते हैं यहाँ पे? मैं फार्मेसी देखती हूँ यहाँ पे। तो तुझे क्या प्रॉपर दवाइयाँ मरीजों को मिल रही हैं यहाँ पे? नहीं, जो हमारे पास जैसी भी सुविधा हमारे पास पर्टिकुलर अवेलेबल है वो हम लोग उनको अच्छे से दे रहे हैं, लेकिन जो सुविधाएं हमें प्रॉपर तरीके से आगे देनी है ना, तो उस हिसाब से दवाइयाँ कुछ कम पड़ जाती हैं। तो कुछ कम पड़ती हैं पर ज़्यादा कम पड़ती हैं? नहीं, कुछ क्योंकि हमारे पास लगातार इनपुट ये आ रही है कि बहुत सारी जो दवाइयाँ हमें प्राइवेट खरीदनी पड़ती हैं, उनकी बाहर से खरीदनी पड़ती हैं। हाँ, ये तो है, लेकिन क्योंकि यहाँ स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं बैठते तो इसलिए ये जिस हिसाब से यहाँ पे पीएचसी का मॉड्यूल बना हुआ है उस हिसाब से हमें उस हिसाब से दवाइयाँ मिलती हैं। दवाइयाँ प्रॉपर नहीं आ रही हैं आपके पास, पीछे से भी नहीं आ रही। स्पेशलिस्ट डॉक्टर अब पिछले हफ्ते से हमारे यहाँ बैठने लगे हैं, तो उसके हिसाब से हमने आगे डिमांड दी हुई है। वो देखो अगले हफ्ते तक वो उन्होंने बोला है। पहले भी आपने डिमांड दी होगी। क्या मैम आपका? अनीता वशिष्ठ, लैब टेक्नीशियन। लैब टेक्नीशियन। ये जो लैब बना रखी है कि क्या चीज़ है, लैब है या फिर ये रसोई घर है? भैया इसी में एडजस्ट कर रहे हैं सर, हम बताइए क्या करें। देखो मतलब यहीं नीचे गंदगी वंदगी कुछ भी सफाई नहीं है अभी। कैसी व्यवस्था है, क्या अरेंजमेंट ठीक है इस डिस्पेंसरी के अंदर? क्योंकि सबसे पुरानी है ये। सबसे पहली है वैसे, यहाँ 3-4 क्लिक उसमें सबसे पहली तो है। अरेंजमेंट है ठीक है? यहाँ पर कमरे वमरे व्यवस्था है कुछ? देख लो, लैब का काम इसी में चलाना पड़ता है, इसमें टेस्ट। आज तो भीड़ नहीं है, जब आप देखोगे इतनी भीड़ होती है। कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है यार? दिक्कत तो होती है सर, छोटी जगह है बैठने तो में। कभी आपने सरकार से कोई अपील नहीं की, कोई मतलब कोई रिक्वेस्ट डाली हो कि हमें कोई प्रॉपर कोई जगह दी जाए? नहीं सर, सरकार से तो अपील इंचार्ज करना डालेंगे चाहिए। ना, हाँ। सरकार से कोई अपील कर। मैम योर गुड नेम और किस पोस्ट पे हैं? डॉक्टर नैना शर्मा, मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज, यूपीएससी सुभाष कॉलोनी। नैना जी, ये जो डिस्पेंसरी है ये किस नाम से है और अब फिलहाल किस चीज़ में कन्वर्ट हो चुकी है? ये पहले अर्बन सेंटर था, अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर सुभाष कॉलोनी। अब ये पॉली क्लिनिक बन चुका है, जहाँ पे हर हफ्ते स्पेशलिस्ट आते हैं। जनरल सर्जन है, पीडियाट्रिशियन है, डेंटल है, गायनी है। तो अब पॉली क्लिनिक बन चुका है ये डिस्पेंसरी जो चल रही है, यानी कि पॉली क्लिनिक जो चल रहा है, कितने कमरे हैं और ये क्या सरकारी जगह में या फिर प्राइवेट जगह में और कब से है? ये प्राइवेट जगह में है और बहुत साल हो गए हैं, लगभग मुझे भी अंदाज़ा नहीं है, मैं भी 12 साल लगभग हो गए हैं। और इसमें कमरे 4-5 हैं, जिसमें किचन को भी एक लैब की तरह बना दिया गया है। तो टोटल मिला के 4-5 कमरे ही है हमारे पास। कितनी व्यवस्था हो रही है? स्टाफ की बात करें जाए या फिर मरीजों की जो बात की जाए, हाँ, स्टाफ को भी दिक्कत रहती है, जगह कम होती है। पेशेंट्स को भी बैठने की इतनी जगह नहीं है, जैसे आप देखी भी होगी बाहर इतनी जगह है नहीं पेशेंट्स के बैठने के भी। रूम में भी अब डॉक्टर्स पॉलीक्लिनिक मेरे साथ ही मेरे केबिन में बैठ रहे हैं, तो थोड़ी जगह की दिक्कत तो है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। कोरोना आपदा के मद्देनजर अन्नपूर्णा योजना के तहत पूरे देश में केंद्र सरकार द्वारा मुफ्त राशन वितरण की योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को हर महीने डबल राशन दिया जाता है, जिसमें हरियाणा सरकार द्वारा दिए जाने वाले राशन का उपभोक्ताओं को पैसा देना पड़ता है और केंद्र सरकार द्वारा मिलने वाले राशन का उपभोक्ताओं को कोई पैसा नहीं देना पड़ता। लेकिन बल्लभगढ़ में कई डिपो चलाने वाले डिपो होल्डर लोगों को सिंगल राशन देकर न केवल गरीब जनता के राशन को डका रहे हैं, बल्कि हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार के आदेशों को ठेंगा भी दिखा रहे हैं। ताजा मामला बल्लभगढ़ के श्याम कॉलोनी में डिपो चलाने वाले डिपो होल्डर राम सिंह का है, जिस पर स्थानीय लोगों ने न केवल सिंगल राशन देने बल्कि कई बार तो महीने बाद भी राशन न देने जैसी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इस मामले में जब संबंधित अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने मीडिया द्वारा जानकारी मिलने के बाद जांच के बाद कार्यवाही का आश्वासन दिया। मामले में जब संबंधित अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने मीडिया द्वारा जानकारी मिलने के बाद जांच कराकर उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया। लेकिन एक बात तो साफ है कि यदि इस मामले में जांच सही तरीके से की जाए तो ये नगर निगम में हुए 200 करोड़ के घोटाले से भी बड़ा घोटाला साबित हो सकता है। राम डिपो पर गेहूँ ठीक समय पे मिलता है? पूरा मिलता है? पूरा समय में मिलता ही नहीं है। नहीं मिलता? पूरा मिलता है गेहूँ? नहीं मिलता। कितने मेंबर हैं? 5 मेंबर हैं। कितना मिलता है फिर 5 मेंबरों का? 40 किलो। 40 किलो मिलता है 5 मेंबरों का। क्यों पूरा क्यों नहीं देता? सरकार तो पूरा देती है।
देता नहीं है, किसी को नहीं देता पूरा। किसी को पूरा नहीं देता है, तो कैसे गुजारा चलता है आपको फिर? बस ऐसे धमका चल रहा गुजारा चल रहा। धमकाता है तो लेना लेना मतलब। अच्छा, पिछले महीने मिला आपको पूरा? ना मिला तो कितने महीने से नहीं मिल पा रहा है? कहाँ से राशन लेते हो? यहीं से मिलता है। कितना राशन मिला है पिछले महीने आपको? वही मिलता है 25 किलो 30 किलो। पिछले महीने मिला है आपको राशन? ये मिला था, ये कहते तबीयत खराब है। अच्छा, तबीयत खराब है, 8-10 दिन बाद मिल जाएगा। अच्छा, आज ही मिला है, आज के लिए बोला था। आज के लिए बोला है। पिछले महीने का राशन इस महीने क्यों मिलेगा? इस महीना का तो दूसरा हो गया ना वैसे। अब तबीयत खराब है, गर्मी वगैरह, वो तबीयत खराब हो गई। काफ़ी लोग परेशान हैं क्योंकि उन्होंने पिछले महीने राशन नहीं दिया। आखिर कहाँ गया वो राशन? पूछा क्यों नहीं देता डबल? अच्छा, क्या नाम है डीपो वाले का? राम डीपो वाले पे आप खड़े हो, तो कब से घपलाबाजी चल रही है? शुरू से ऐसे सिंगल ही मिलता? शुरू से ठीक है। तो गेहूँ मिला है आपको? गेहूँ नहीं मिला, अंगूठा निशान ले। कितने महीने से नहीं मिला है? दूसरा महीना चल रहा है। दूसरा महीना चल रहा है। निशान ले चुके हैं पहले। अच्छा, तो आपने पूछा नहीं अंगूठा लगवा ले, हमें राशन क्यों नहीं दे रहे? वो कह रहे थे इसमें 5 दिन 2 दिन 3 दिन करते उन्होंने 1.5 महीने बिता। फिर इस महीने फिर बुला रहे हैं, फिर अंगूठा लगवाएंगे, 4 महीने का राशन खा। अच्छा, कोई बात नहीं, दिखा जाएंगे, डबल राशन खा जाएंगे। मतलब पिछले महीने आपके 70 किलो पूरा था? हाँ जी पूरा 70 किलो खा गए। क्या बुलाया आपको? इस महीने फिर करके बुलाया कि कार्ड लाओ, आपको राशन मिलेगा। पिछले महीने का बुलाया नहीं। कॉलोनी है, किस नाम से डिपो है? कावला कॉलोनी बल्लभगढ़ का है। शाम कॉलोनी, ये शाम कॉलोनी चलो पीछे वाले। किस नाम से डिपो है जिससे आप बोल लेते? राम राम करके। चलिए रुक करेंगे अगली खबर की और। हथीन थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव कोंडल निवासी 16 वर्षीय पुत्र की हत्या के मुख्य गवाह उसके पिता की देर शाम हत्या कर दी गई। पीड़ित के परिजनों का आरोप है कि पुत्र की हत्या करने वाले आरोपियों ने ही केस को कमजोर करने के लिए पिता की हत्या की है और सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर नागरिक अस्पताल पहुंचाया। हथीन तहसील के गांव कोंडल निवासी राजवीर, जो कि बाइक पर सवार होकर गांव की ओर जा रहा था, का शव हथीन के जयंती मोड़ के निकट मिला। सूचना मिलते ही मृतक के परिजन मौके पर पहुंच गए। मृतक के परिजनों का आरोप है कि राजवीर के बेटे की हत्या करने वाले लोगों ने केस को कमजोर करने के लिए मुख्य गवाह राजवीर को भी हत्या कर दी है और सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया और नागरिक अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक के परिजनों ने शव को तब तक उठाने से इनकार कर दिया जब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता, जिसके बाद आनन फानन में पुलिस ने हत्या के 2 आरोपी अशोक और भूषण को गिरफ्तार कर लिया और परिजनों की मांग पर राजवीर की हत्या का मामला होडल अपराध जांच शाखा पुलिस को सौंप दिया गया। साथ ही राजवीर के पुत्र की हत्या का मामला स्टेट क्राइम पुलिस को दे दिया गया। जगदीश ने बताया कि उसका भाई राजवीर, जो बाइक पर सवार होकर आ रहा था, उसे आरोपियों ने साजिश के तहत गाड़ी से टक्कर मारी और गाड़ी को आगे पीछे कर उसके भाई को रौंदकर मौत के घाट उतार दिया। इस मामले को लेकर पुलिस अधिकारी जसवीर ने बताया कि परिजनों की शिकायत पर 10 नामजद लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है, जिसमें से 2 को गिरफ्तार भी कर लिया गया। उनमें से प्रशासन ने आज तक 7 अरेस्ट किए थे। 120 में 2 थे, बाकी 5 वैसे थे। बाकी सारे उसी दिन से फरौड चल रहे हैं 8 महीने से जी। मेन मुलजिम था वो भी अभी तक अरेस्ट नहीं किया उन्होंने, और इनमें से भी 5 इन्होंने डीएसपी साहब ने तफ्तीश में अपनी निकाल दिए, जो मेन मुलजिम थे वो। अब कौन कौन लोग हैं जिन्होंने हत्या की? इन्होंने इनकी ही सारी साजिश है जी, वो उसमें और कोई है नहीं बाहर का। कौन कौन लोग हैं, नाम किसी का है? ये जैसे प्रिंस है, अशोक है, भूषण है, शेर सिंह है। बाकी ये 5 जो निकाले थे, एक वो खेड़ी से था, वो बाबूलाल का लड़का है, पवन बेल पे आया हुआ है यहाँ पे। किस बात को लेकर रंजिश चल रही थी? बात कुछ नहीं थी जी, वो बच्चे थोड़ा घूमने जाए, पहले कोई तू में होगी थी उनके बच्चों से, यहाँ हमारे बच्चे की जी। बस हम उनके घर माफ़ी मांग ली, सारे काम हो गए, राजीनामा हो गया, 45,000 रुपये ले लिए हमसे मोटरसाइकिल खराब होने के, और उसके बाद में उस बच्चे की बड़ी निर्मम तरीके से हत्या कर दी थी। 14-15 थे वो, उन्होंने सर यहाँ से और उससे मतलब बड़ा बदतमीजी से मतलब उसकी वो की थी।
तो पुलिस को शिकायत दे दी अभी? पुलिस का तो मुझे 1 सेकंड का भी भरोसा नहीं है जी भाई साहब। 10-11 महीने हो गए, उन पर मेन मुलजिम अरेस्ट नहीं हुए आज तक। पुलिस का ही सारा खेल है, पुलिस ने ही उन 5 को निकाला था। सर कल एक मामला सामने आया था एक्सीडेंट का, क्या मामला है पूरा? कल हमें सूचना मिली थी कंट्रोल रूम से कि वही जयंती मोड़ से आगे मानपुर रोड पर एक व्यक्ति की एक्सीडेंट में मौत हो गई है। जिसके खिलाफ हम गए, उनके परिवारजन आए, उन्होंने सब जाहिर किया कि इनके आपस में पहले गांव में रंजिश चल रही है। मर्डर का जो मृतक है उसके बेटे का मर्डर गांव में कर दिया था और जिसकी रंजिश चल रही थी। इन्होंने एप्लीकेशन हत्या की दी, जिस पर हमने मुकदमा दर्ज 302 का दर्ज कर दिया और अब पोस्टमार्टम करा रहे थे। जो भी इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगा उसके अनुसार करेंगे। कितने लोगों के खिलाफ शिकायत दी है? इन्होंने 10 लोगों के नाम दिए, 10 लोगों के खिलाफ। सर पहले कितने लोगों के खिलाफ मामला दर्ज था और क्या रंजिश किस चीज़ की थी? मृतक के बेटे का मर्डर कर दिया था, जो थाना बही में मुकदमा दर्ज है आज से 11 महीने पहले। तो अभी किसी आरोपी की गिरफ्तारी या कोई? नहीं, अभी पोस्टमार्टम कर रहे थे, उसके बाद आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी। हरियाणा की बेटी आज हर क्षेत्र में नाम रोशन कर रही है। इसी कड़ी में पानीपत की रहने वाली प्रियंका जुनेजा ने MS यूनाइटेड नेशन 2022 का खिताब अपने नाम किया है और विश्व भर में सबसे सुंदर रहने का ताज अपने नाम किया। विश्व के पटल पर विश्व सुंदरी के तौर पर प्रियंका जुनेजा ने जो मुकाम हासिल किया है, उसने न केवल प्रदेश का नाम रोशन किया बल्कि पूरे देश को इस बेटी पर गर्व है। इस खिताब के लिए 62 देशों की प्रतिभागियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया और उन सभी प्रतिभागियों की प्रतिभा के साथ साथ उनके रहन सहन पहनावे द्वारा उनके समाज में किए गए कार्यों को भी इस खिताब में जीत हासिल करने का एक आधार बनाया गया। प्रियंका जुनेजा की माने तो उन्होंने इस खिताब के लिए काफी मेहनत की और पिछले काफी समय से वो इस खिताब के लिए तैयारी कर रही थी। वहीं अब मुकाम हासिल होने के बाद उनका यही कहना है कि हरियाणा की बेटी कुछ भी कर सकती है। उन्होंने कहा कि आज महिला सशक्तिकरण और महिला को आगे लाने के लिए सरकार तमाम कदम उठा रही है, लेकिन खुद महिलाओं को भी सशक्त होना होगा और उनको ये समझना होगा कि कोई काम छोटा नहीं होता। अपने हिंदुस्तान को, अपने देश को इंटरनेशनल स्टेज पे रिप्रेजेंट करने का मैं इसे अपनी खुशनसीबी भी समझूंगी और हाँ, मैं इसको बहुत गर्व करती हूँ। और जहाँ तक चुनौतियों की बात रही, तो चुनौतियाँ तो देखिए आती हैं ज़िंदगी में, चाहे आप किसी भी फील्ड में काम कीजिए। मुझे भी मिली, मुझे भी आई कि अपने आप को रिप्रेजेंट करना, इतने सारे देशों के कंटेस्टेंट जो ऑलरेडी अपने आप में कंप्लीट थे, अपने आप में संपूर्ण थे वो लोग, उनके साथ कंपीट करना, कोई भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि कोई कम है। तो उनके साथ कंपीट करना अपने आप में एक चुनौती तो था, लेकिन मैं काफ़ी ज़्यादा सेल्फ फोकस्ड रही और अपने पे फोकस किया। मुझे ये नहीं था कि मैं किससे कम दिख रही हूँ या किससे ज़्यादा दिख रही हूँ, मुझे ये था कि मुझे अपना 100% देना है, तो मैं उस पर फोकस रही, तो जिस वजह से आज ये जीत और ये क्राउन आप लोगों के लिए है। मैम 62 कंट्रीज़, मोर देन 62 कंट्रीज़ कंटेस्टेंट्स आए थे वहाँ पर, जिसमें पूरा अफ्रीका था, यूरोप था, रशिया, इंडिया, सब इंडिया से मैंने रिप्रेजेंट किया। तो देखिए कंटेस्टेंट तो काफ़ी थे और चुनौतियाँ जैसे मैंने आपको बताया कि टफ़ तो था कंपटीशन, और इसमें काफ़ी सारे राउंड्स थे, 7 दिनों तक हमें रखा गया वहाँ पर। तो आपकी पर्सनालिटी को अच्छे से परखा जाता है कि आपकी सोच क्या है, आप कैसा सोचती हैं, आप अंडर प्रिविलेज के लिए कितना करती हैं, समाज के लिए कितनी जागरूक है, कितनी अवेयरनेस है आपको, आप कितना आज के हिसाब से या ज़माने के हिसाब से या तरीक़ों के तौर तरीक़ों को समझती हैं, अपने आप को कैसे आगे लेके जाती हैं, तो वो सब परखा गया था उसमें। जी 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 बिल्कुल, आपने सही कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा मोदी जी ने पानीपत से ही दिया था। तो बिल्कुल मैं मानती हूँ कि हाँ, हरियाणा में आज भी हैं ऐसी जहाँ पे सोच है कि जहाँ पे बेटियों को थोड़ा बेटों से कम समझा जाता है। लेकिन देखिए जेंडर इक्वालिटी के लिए मैं ऑलरेडी काफ़ी कैंपेन करती हूँ, मैं सोशल वर्क काफ़ी करती हूँ, काफ़ी सारे NGOs हैं जिनके साथ मैं जुड़ी हुई हूँ, और जिसके अंदर वुमेन एम्पावरमेंट और चाइल्ड एजुकेशन हो गया, अंडर प्रिविलेज एजुकेशन हो गया, फूड ड्राइव हो गया, मेंस्ट्रुएशन हाइजीन हो गया।
तो इन सब पे मैं काम करती हूँ। और जहाँ तक अगर मैं बेटियों को एक मैसेज देना चाहूँगी कि देखिए, आपको कुछ भी मुकाम हासिल करना है, उसके लिए संसाधन की ज़रूरत है, रिसोर्सेज की ज़रूरत है, लेकिन उससे पहले आपको पैशनेट होना ज़रूरी है। अगर आप पैशनेट हैं तो आपको एक ड्राइव मिलती है जिसमें आप अपना 100% देते हैं। जब आप अपना 100% देते हैं, आप सेल्फ फोकस्ड होते हैं, तो आप कुछ भी मुकाम हासिल कर सकते हैं। ऐसा खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए खबर 24 के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।